एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एम्स दिल्ली अभी जो नॉर्सिट के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है 1 सितंबर को, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा कि जैसे हमें पता है कि एम्स दिल्ली हर साल अपने जो पेपर का क्राइटेरिया होता है, जो पैटर्न होता है, उसको चेंज करता रहता है। तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो उसका लास्ट जो उसने एग्ज़ाम करवाया था, जो 2019 में करवाया था, उसके बेसिस पे बात करेंगे। और उसमें उसने काफ़ी क्वेश्चंस इमेज रिलेटेड पूछे थे और वीडियो रिलेटेड पूछे थे, तो यहाँ पे हम वही सब डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। और हाँ, आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें कुछ पोजीशंस दे रखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा कोई पोजीशन दिखा देते हैं और हमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी पोजीशन है। तो आप सभी को पोजीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन कैसे होती है। ओके, अब इसमें जो मेन हमें ध्यान रखना है वो है लिथोटोमी पोजीशन जो होता है, उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है लो लिथोटोमी, एक होता है स्टैंडर्ड लिथोटोमी और एक होता है हाई लिथोटोमी। लिथोटोमी पोजीशन को हम डोर्सोसैक्रल पोजीशन भी बोलते हैं। और लिथोटोमी पोजीशन क्या करता है, ये जो वेजाइना को 2 सेंटीमीटर ओपन कर देता है, इसीलिए इसको काफ़ी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी हम यही पोजीशन देते हैं। और अगर किसी तरह की कोई पेरिनियल सर्जरी है तो उसमें भी लिथोटोमी पोजीशन को प्रोवाइड किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इमेज हमें दिख रही है वो है एक एयर मैट्रेस। अब एयर मैट्रेस क्या होता है कि लॉन्ग टाइम या बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि आईसीयूज़ में होते हैं या ऐसा कोमा में अगर कोई पेशेंट है, स्ट्रोक का कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम तक बेड पे ही है, तो क्या होगा कि एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उनको बेड सोर हो जाते हैं, है ना। तो उस बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस का यूज़ किया जाता है। वाटर मैट्रेस भी इसी तरह का होता है, बस उसमें एयर की जगह वाटर को फील किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बेड सोर क्या होता है। बेड सोर क्या होता है कि स्किन का डैमेज हो जाता है, स्किन या टिश्यूज़ का, किस वजह से, अगर कोई भी बोनी प्रोमिनेंस है उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टाइम अगर कोई बेड रिडन है, मतलब कि अगर एक ही पोजीशन के अंदर है वो पेशेंट, ठीक है, तो क्या होगा कि जो डैमेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्किन का या टिश्यूज़ का, उसे हम बोलेंगे बेड सोर। अब बेड सोर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है, कि इसके कॉज क्या हो सकते हैं। एक तो प्रेशर हो गया, ठीक है, मॉइस्चर कैसे अफेक्ट करेगा कि लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रहेगा, तो स्वेट की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है फ्रिक्शन, अगर पेशेंट थोड़ा सा भी अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा, तो उस वजह से भी वहाँ पे टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। और शेयरिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है डीएसएसबी के अंदर कि बेड सोर का लोकलाइज्ड कॉज क्या है, तो लोकलाइज्ड कॉज क्या है, इस्चीमिया। ये क्या करवाता है, इस्चीमिया करवाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका असेसमेंट किससे किया जाता है। एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडन स्केल, या फिर उसको नॉर्टन स्केल भी बोला जाता है। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ब्रेडन स्केल इज़ यूज्ड फॉर या फिर नॉर्टन स्केल इज़ यूज्ड फॉर। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये स्केल कौन सी डिजीज़ के असेसमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर ये क्या दिखा रहा है, एक तरह का डीवीटी पंप। अब डीवीटी क्या होता है, डीवीटी होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो डीवीटी पंप क्या करता है कि पोस्ट ऑपरेटिव जब होता है, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद में पेशेंट क्या होगा, बेड पे होगा, तो वो मूवमेंट नहीं करवाएगा, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह की कंप्रेशन थेरेपी होती है जो मसल्स का क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर क्या है, ये ऑटोस्कोप। अब ऑटोस्कोप किसके अंदर यूज होता है, ये ऑटो मतलब ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। ईयर्स को विजुअलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये किसका व्यू देता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर कैनाल का, ठीक है। ये ईएनटी के जो ईएनटी के अंदर इसको मोस्टली यूज किया जाता है। बहुत बार ऑटोस्कोप के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है।
अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये एक तरह का आईवी कैन्युला है। आईवी मतलब कि इंट्रावेनस कैन्युला, ठीक है। अगर हम आईवी कैन्युला की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स जो है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से भी क्या होता है, हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी कलर कोडिंग के अंदर कौन सी गॉस का कैन्युला यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज 14 के लिए यूज़ होता है, ग्रे 16 गैस के लिए यूज़ किया जाता है, वाइट जो होता है वो 17 होता है, ग्रीन 18 होता है, इस तरह से। हमें मेन इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो 14, 16, 17 और 18, ठीक है, ये सारे किसके अंदर, इमरजेंसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या फिर अगर पेशेंट को हाइपोवॉलीमिया मीन्स कि उसका वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम वो बॉडी के अंदर कम है, तो हमें क्या देना होगा, फास्ट फ्लूइड, बोलस फ्लूइड हमें देना होगा। तो वो क्या होगा, हम स्मॉल गैस की कैन्युला से नहीं दे सकते हैं हमें, क्योंकि जल्दी जल्दी देना होगा, तो हम उसके अंदर लार्ज गैस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि 18 गैस ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कौन से गॉस का यूज़ होता है, 18 गॉस का, और मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, 20 और 22 गॉस जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये एक तरह का चेस्ट ड्रेनेज कैथेटर है, ठीक है। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चेस्ट में किसी तरह के ड्रेन के लिए इस कैथेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो किस चीज़ का ड्रेनेज कर सकते हैं हम, एयर का, फ्लूइड का या पस का, इंट्राथोरेसिक कैविटी से, ठीक है। जैसे कि न्यूमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स, ये सारी जो कंडीशन होती है इसके अंदर इस चेस्ट ड्रेनेज कैथेटर का यूज़ किया जाता है। इसको ब्यूलर ड्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली ये ट्यूब दी जाती है और नीचे चेस्ट ड्रेनेज नहीं आएगा, वो ब्यूलर ड्रेन लिखा होगा ऑप्शंस के अंदर, तो हमें इसका अदर नेम भी पता होना चाहिए। अगर हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की बात करें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है अंडर वाटर सील ड्रेनेज, ठीक है। मतलब कि वाटर जो होगा वो रिटेन करेगा किसी भी जो कैविटी के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो बैग होगा ना, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का जो बैग होता है उसको हमेशा वाटर से फील किया जाता है, तो वो क्या करता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है वहाँ के प्रेशर को और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है कि अगर जब भी हम ड्रेनेज बैग को खाली कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं, तो अब जो ये नेक्स्ट हमें दिख रहा है वो एक तरह का लंबर पंक्चर नीडल है, ठीक है। लंबर पंक्चर क्या है, नीडल है, जिसको हम स्पाइनल नीडल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन लंबर पंक्चर के बारे में भी करेंगे। अब लंबर पंक्चर क्या होता है, एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम डायग्नोसिस के लिए CSF को कलेक्ट करते हैं, और CSF क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। लंबर पंक्चर को हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं, और इसकी जो साइट है, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, कहीं पे L3 L4 लिखा होगा या कहीं पे L4 L5 लिखा होगा, दोनों ही करेक्ट है। बट अगर एग्ज़ाम के अंदर दोनों आ गया, L3 L4 भी आ गया और L4 L5 भी आ गया, दोनों ही अगर ऑप्शन के अंदर है, तो हम किसको करेक्ट करेंगे या किसको मार्क करेंगे, हम L3 L4 का करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं एम्स के, उसमें क्या है कि उसने L3 L4 को ही हमेशा करेक्ट माना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द पेशेंट की। लंबर पंक्चर के टाइम पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, तो हम देते हैं सी शेप, सी शेप या फिर हम फीटस शेप भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अंदर पूछा गया, डायरेक्टली पूछे गए, इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लंबर पंक्चर का एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इंक्रीज्ड ICP, मतलब अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर हम लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का हर्निएशन करवा देगा और पेशेंट की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और वो पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को,
ठीक है। और इसका साइड इफ़ेक्ट लास्ट ईयर जो दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर मीन्स 2018 के अंदर, तो उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट लंबर पंक्चर का कौन सा है? हेडेक। हेडेक जो है वो लंबर पंक्चर का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। मोस्ट बहुत बार क्या होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड के विजुअलाइजेशन के लिए भी पेशेंट को प्रॉन पोजीशन दी जाती है, ठीक है, और फिर लंबर पंक्चर किया जाता है। तो उसमें हमें मेन ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल प्रॉन से सीधा पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में नहीं लेकर आना है। हम पहले उसे प्रोन पोजीशन में रखेंगे, फिर हम उसे लेटरल में रखेंगे और फिर हम सुपाइन पोजीशन के अंदर उसको लेकर आएंगे। और ये किस में हेल्प करेगा? ये पेशेंट के हेडेक को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या है? वो दो तरह के ऑक्सीजन मास्क है। मोस्टली क्या होता है कि इन दो ऑक्सीजन जो मास्क है उनको वाइडली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो कौन सा है? वेंचुरी ऑक्सीजन मास्क, और सेकंड कौन सा है? रीब्रीदर ऑक्सीजन मास्क। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सीओपीडी की जो कंडीशन होती है, सीओपीडी क्या होता है? कोर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। इसके अंदर हम पेशेंट को हमेशा 1 to 2 लीटर ऑक्सीजन ही देंगे, ठीक है। क्यों देंगे? लो फ्लो रेट देते हैं क्योंकि इसके अंदर पेशेंट जो सीओपीडी की कंडीशन होती है ना, उसमें पेशेंट के लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं, तो वो हाई फ्लो जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि 1 to 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है सीओपीडी पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। 2018 का जो दिल्ली एम्स का पेपर हुआ था उसके अंदर उसने पूछा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि नेज़ल कैथेटर को हमें हर 8 घंटे के अंदर चेंज करना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आएगा? रीब्रीदर मास्क जो है उसको हम सीओपीडी में नहीं यूज़ करते क्योंकि वो हाई फ्लो रेट से ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमने आगे पहले देख ही लिया कि सीओपीडी के अंदर हम लो फ्लो रेट के ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 के अंदर, मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा होता है? वेंचुरी मास्क, ठीक है। हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है? नेजल कैथेटर। चिल्ड्रन के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन हुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। अब रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया के अंदर क्या होता है? ये एक तरह का आई से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है आइस के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है वो एक तरह का स्पायरोमीटर है, ठीक है। अब स्पायरोमीटर क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्पायरोमेट्री टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब स्पायरोमेट्री क्या होता है? स्पायरोमेट्री एक तरह का डायग्नोसिस होता है जिसके अंदर हम लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको असेस करते हैं। और कैसे असेस करते हैं? ये पता करके कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं। मीन्स बात ये है कि स्पायरोमीटर को स्पायरोमेट्री टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है कि असेस करता है कि हमारे लंग्स कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसके अंदर हम ऑप्स गायनी से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।